किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे सामने एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हो तो सबसे पहले उस नौकरी से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आपको सामग्री के बारे में, पाठ्य सामग्री के बारे में और पाठ्यक्रम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज व्याख्याता हिंदी विषय से। अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रही हैं तो उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और किस प्रकार से आप तैयारी करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप सफल हो सके। क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभागी बहुत होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ही साथी जो सफल हो पाते हैं उसके पीछे उनकी काम करती है स्ट्रेटेजी, मतलब उनके द्वारा अपनाई गई जो रणनीति होती है वही उनके लिए कारगर सिद्ध होती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉलेज लेक्चरर हिंदी उसकी संपूर्ण तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कॉलेज लेक्चरर हिंदी की परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो उसके पाठ्यक्रम को समझिए। क्योंकि अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान होगा कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कम से कम योग्यता है वो चाहिए एमए, मतलब पीजी किसी भी विषय से। एमए हो सकती है, एमएससी हो सकती है, एमकॉम हो सकता है, वो अलग अलग फैकल्टी के अनुसार। और दूसरी चीज़ होती है कि नेट या सेट, स्टेट लेवल का सेट और नेट सेंट्रल लेवल का। और दूसरी चीज़ यहाँ पर राजस्थान की अगर बात की जाए तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। अगर ये तीन चीज़ें अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात रहती है कि हमें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की या फिर कॉलेज लेक्चरर की बात करें तो इसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो अगर आप पीजी के प्रथम वर्ष में हैं और जब आप नेट की परीक्षा देते हैं तो उस समय से ही मुझे लगता है कि अगर आपका टारगेट केवल और केवल कॉलेज लेक्चरर बनना है तो आप पीजी के फर्स्ट साल से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब दरअसल होता क्या है कि हमारे सामने कई समस्या होती है। समस्या यूँ होती है कि आप अगर यूजी कर रहे हैं, यूजी करने के बाद में आपने बीएड कर लिया और बीएड करने के बाद में आप स्कूल लेक्चरर बनने के लिए पीजी कर रहे हो और पीजी करते करते आपने नेट भी उत्तीर्ण कर दिया और अब आप चाहते हो कि अब हमारे सामने स्कूल लेक्चर की भर्ती है नहीं और कॉलेज लेक्चर की भर्ती आने वाली है, तो अब हम इसकी तैयारी करें। तो तैयारी करने की कोई सीमा नहीं होती है और कोई समय निर्धारित नहीं होता है। जब भी चाहो आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और दूसरी बात है आपको उस पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को नहीं समझोगे और पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य सामग्री का संकलन नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कॉलेज लेक्चर के पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास कीजिए। आप आरपीएससी की साइट पर जाइए और वहां से आप पाठ्यक्रम को यानी कि सिलेबस को वहां से डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद में मोटा मोटी तौर पर आपके सामने एक प्रारूप तय हो जाएगा कि मुझे इस ये पुस्तकें, मतलब इस इन क्षेत्रों की पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है। जैसे आप उसको सिलेबस को डिवाइड करोगे तो आपको ये बातें समझ में आने लगेगी। अब दूसरी चीज़ होती है, आपने पाठ्यक्रम तो ले लिया, उसको समझ लिया, लेकिन उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको पाठ्य सामग्री का भी संकलन करना है। हमेशा ध्यान रखें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी की जानी चाहिए। अगर आप पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी नहीं करते हैं तो आपके लिए सफल हो पाना इतना सहज नहीं हो सकता, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में पूछा जाता है उसी के अनुरूप ही हमेशा पढ़ा जाना चाहिए। और एक बात स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण ये होती है कि हमारे समझ में जब ये बात आ जाती है कि क्या नहीं पढ़ना है तो सफलता का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। क्यों होता है? दरअसल हिंदी साहित्य की ही अगर बात करें तो साहित्य में कई रचनाएं आपको मिलेगी और कई ऐसी सामग्री आपको मिलने लग जाएगी जो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी होता है उस स्थिति में कि हमें कौन सी चीज़ें छोड़नी है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप
सफल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सामग्री महत्वपूर्ण यूँ होती है कि आपके द्वारा तय किया गया सामग्री संकलन है, इसी के द्वारा आप इसको पढ़ाई करते हैं और आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इसके लिए दरअसल आपके पास पाठ्यक्रम की समझ तभी विकसित हो सकती है या फिर पाठ्य सामग्री की समझ तभी विकसित हो सकती है जब बार बार उन चीज़ों को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। बार बार जब हम किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें हमें सहज तौर से समझ में आ जाती है। और अब दरअसल क्या है कि अब जैसे आपने पाठ्यक्रम ले लिया और पाठ्यक्रम लेने के बाद में हम आपको पाठ्य सामग्री के बारे में बताएंगे आगे। दरअसल क्या है कि जैसे आपने पाठ्यक्रम तो ले लिया, अब पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको कौन कौन सी सामग्री पढ़नी है। और जब हम पाठ्य सामग्री की बात करते हैं तो सबसे हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें, और हिंदी साहित्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पूछा जाता है। इतिहास पूछा जाता है तो इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, यानी कि इसके जो 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपको आपने जो पाठ्य क्रम ले लिया और पाठ्य संकलन कर दिया, उसके बाद में आपने पढ़ाई शुरू की, ठीक है। अब दरअसल कॉलेज लेक्चरर के लिए आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम के बाद में आपको इंटरव्यू भी देना होता है। तो इंटरव्यू देना होता है तो आपको इसकी समझ विकसित करना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप स्कूल लेक्चरर के लिए केवल ऑब्जेक्टिव टाइप पास करके आपको अंतिम चयन हो जाता है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर के लिए आपके पास उस स्तर की समझ होनी चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप ये जानकर और ये समझ कर करें कि हमें इंटरव्यू भी देना है। तो हमेशा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो एक तो प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें और उसे समझने का प्रयास करें। डिस्क्रिप्टिव टाइप में अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास उस चीज़ को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये इस दौरान नहीं पढ़ोगे तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं आप मात खा जाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। आचार्य शुक्ल की जो पुस्तक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से है, और अभी तक उसका अंतिम संस्करण भी खैर 1938 के बाद में खैर उनका न तो कोई संपादित आता है। और ये पुस्तक दरअसल आपको तथ्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तथ्य हो सकते हैं कि इसमें पूरे ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में आपको हिंदी साहित्य के वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास एक ही पुस्तक में पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र से कोई महत्वपूर्ण किताब मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है और फैक्ट भी है इसमें। और इसके अलावा अगर आप साहित्य से संबंधित समझ विकसित करना चाहते हैं तो डॉक्टर बच्चन की पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़िए। मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास आपको प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी के लिए, तो आपको इन 3 पुस्तकों तक का तो कम से कम अध्ययन करना ही चाहिए। तो ये 3 किताबें आप जरूर पढ़ें हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए। अब दूसरी बात रहती है कि काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र जो है ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है आपके सिलेबस का, और उस पाठ्यक्रम में आपको दरअसल अगर आप पाठ्यक्रम के अनुरूप अगर पढ़ना चाहें और कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ अगर आप फैक्ट को देखना चाहें तो भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए डॉक्टर विवेक शंकर जी की पुस्तकें आजकल बहुत अच्छे चल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहें, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर भागीरथ मिश्र और देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब अगर कहीं मिले और अगर आप ले सकते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए एक बार। हालांकि इनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन है बहुत ही अच्छी किताबें हैं, मतलब प्रमाणिक भी है और अच्छे तरह से इसमें समझाया गया है। तो इन पुस्तकों का आप अध्ययन कर सकते हो। ये तो है प्रत्यक्ष तौर पर जो हमें दिखाई दे रही है पुस्तकें और जिनका हम अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद में क्या है कि आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास में भाषा विज्ञान भी है। इतिहास के साथ साथ भाषा विज्ञान को भी आपको पढ़ना है। तो भाषा विज्ञान के लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता, जैसा कि हमने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया था 2014 में, तो मुझे नहीं लगा कि भाषा विज्ञान के लिए आपको अलग से डीपली कोई पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बावजूद भी अगर आप कोई पढ़ना चाहो तो
भोलानाथ तिवारी को पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप इन्हीं पुस्तकों में से भाषा विज्ञान का कोई चैप्टर जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है उसको एक एक करके कहीं से पढ़ लीजिए, वो मेरी नज़र में बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र और इसके अलावा आपकी जो रचनाएं जो पाठ्यक्रम में रखी गई है। अब दूसरी बात आती है उसका तीसरा पार्ट है प्रमुख कृतियाँ, जैसे उपन्यास हो गई, नाटक हो गई, निबंध हो गई, कहानियाँ हो गई, काव्य हो गया। काव्य में भी अलग अलग काल का काव्य हो गया, जैसे आदिकाल की कुछ रचनाएं हैं, भक्ति काल की है, रीति काल की है, आधुनिक काल की है। उनको दरअसल आपको सभी को एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने से क्या होगा कि मोटा मोटी तौर पर आपके समझ में ये किताबें रहेगी और इनके बारे में मोटा मोटी तौर पर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि आप कामायनी को ही देख लीजिए, और कामायनी की जो 2 सर्ग रखे गए हैं, उन 2 सर्गों को आपको समीक्षात्मक तौर पर समझने की आवश्यकता है और उसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। और इसकी प्रकार की समझ होती है, इसके साथ साथ आप एक बार इनको पढ़ जरूर लें। तो कोई भी कृति अगर आपके पाठ्यक्रम में है तो उसे पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप इन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको अभी से पढ़ाई शुरू कर लेनी चाहिए। आप किसी भी स्टेज पर हो, चाहे प्रथम वर्ष में हो या फिर आपने पीजी किए हुए कुछ साल भी हो गए हो, या फिर आपने अभी से नेट शुरू किया है, नेट की तैयारी शुरू की है, किसी भी स्टेज पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से शुरू कर लीजिए। पाठ्यक्रम को डाउनलोड कीजिए, पाठ्य सामग्री का संकलन कीजिए और अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। अल्टरनेटिव एक ही विकल्प है, तैयारी, तैयारी और तैयारी। हार्ड वर्क करोगे तो आप सफल अवश्य होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।